हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम यूपी बीएड 2022 एंट्रेंस एग्जाम सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। स वर्ण का उच्चारण स्थान है, आपको बताना है स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए है आपका मूर्धा से, ऑप्शन बी है आपका कंठ से, ऑप्शन सी है आपका तालु से और ऑप्शन डी क्या है आपका दंत से। सही जवाब क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? ऑप्शन सी। स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। स वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से है। और कौन कौन से शब्द हैं जिनका उच्चारण स्थान तालु से? आपको बताना है स वर्ण के अलावा और कौन से हैं। च, छ, ज, झ ये सभी क्या है? तालु से उच्चारित है। च, छ के बाद में कौन सा है? ज के बाद में क्या है? झ के बाद में है आपका ये वाली। ठीक है, ये सभी तालु से हैं। अगर बात की जाए दंत से कौन कौन से हैं, तो ये दंत से हो जाएंगे आपके प, थ, त, ध और न। ये आपके दंत से उच्चारित है। अगर बात की जाए कंठ से कौन कौन से हैं, कंठ से हो जाएंगे क, ख, ग के बाद में घ, उसके बाद में अ, ये वाली। ठीक है, ये सभी के सभी आपके किससे हैं? कंठ से उच्चारित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी है आपका विदेशज और ऑप्शन सी है आपका देशज और ऑप्शन डी क्या है आपका तद्भव। आपको बताना है पगड़ी शब्द कौन सा शब्द है। सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन में कौन सा करेक्ट जवाब है आपको बताना है। तो पगड़ी कैसा शब्द है? पगड़ी एक देशज शब्द है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऐसे शब्द जिनके मूल की उत्पत्ति का पता ना हो और प्रयोग में लाए जाते हैं वे शब्द कैसे शब्द कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल हैं पगड़ी के अलावा। पगड़ी के अलावा देशज शब्द के और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? लोटा है, डोंगा है, ये आपका लोटा, लोटा हो गया, डोंगा हो गया, ये सभी कैसे शब्द हैं? ये आपके देशज शब्द हैं। डोंगा, डोंगा के बाद में डिबिया हो गया, डिबिया, डिबिया, ये सभी कैसे हैं आपके? ये सब देशज शब्द। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आप बीती में कौन सा समास है? आपको बताना है। ऑप्शन ए द्विगु समास है, ऑप्शन बी कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास है या ऑप्शन डी द्वंद्व समास है। सही जवाब क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी का? सही जवाब क्या रहेगा एक बार सभी के सभी बताएंगे। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। अपबीति में कौन सा समास है? अपबीति में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। अगर आपने समास की क्लास को अच्छे से अटेंड नहीं किया है तो एक बार आप जाइएगा, समास को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर रहे होंगे, बता पा रहे होंगे कि द्विगु समास कौन सा है, कर्मधारय कौन सा है, तत्पुरुष कौन सा है, द्वंद्व कौन सा है। ये सभी के सभी आपके डाउट समास की क्लास को अटेंड करने के बाद में खत्म हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, वह शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि वो शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। ऑप्शन ए अपवाद, ऑप्शन बी है आपका ओढ़ना, ऑप्शन सी है आपका प्रभाव और ऑप्शन डी क्या है आपका पराजय। सही ऑप्शन कौन सा रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें ओढ़ना शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय? ना प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे अगर ओढ़ना में इसका समास विग्रह करें, ओढ़ प्लस ना हो जाएगा, इसी को हम क्या बोल देते हैं? ओढ़ना। तो इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अंकित ने गाना गाया होगा। अंकित ने गाना गाया होगा। वाक्य किस काल में है आपको बताना है। ऑप्शन ए वर्तमान काल में है, ऑप्शन बी भूतकाल में है, ऑप्शन सी भविष्य काल में है, या ऑप्शन डी अनिश्चित काल में है। सही जवाब क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही जवाब रहेगा भूतकाल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वाक्य को पढ़ने से ही प्रतीत हो रहा है कि अंकित ने गाना गाया होगा। बहुत समय पहले की बात की जा रही है। अगर बात की जाती अंकित गाना गा रहा है तो ये वर्तमान काल हो जाता, या अंकित गाना गाएगा तो ये भविष्य काल हो जाता। ठीक है। और लेकिन उसने क्या कहा है? अंकित ने गाना गाया होगा, ये भूतकाल की बात करी जा रही है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अपादान कारक का परसर्ग है। अपादान कारक का परसर्ग है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी है आपका से अलग होना, ऑप्शन सी है आपका लिए, और ऑप्शन डी क्या है? में और पर। ठीक है। अपादान कारक का परसर्ग पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या है सही आंसर? ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। अपादान कारक का परसर्ग है से या अलग होना। जैसे एग्जांपल में आप समझ जाएंगे, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन अपादान कारक के अंदर आते हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कैची किस भाषा का शब्द है? पूछा जा रहा है कैची शब्द किस भाषा का है। ऑप्शन ए अरबी भाषा का, ऑप्शन बी फारसी भाषा का, ऑप्शन सी तुर्की भाषा का, और ऑप्शन डी है आपका पुर्तगाली भाषा का। ऑप्शन डी क्या है आपका? पुर्तगाली भाषा का। सही जवाब क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? तुर्की भाषा का। कैची शब्द किसका है? तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के अन्य शब्द भी हैं, वो कौन कौन से हैं? नौकर, बहादुर, ये इस टाइप के शब्द। नौकर, बहादुर, बहादुर, चमचा, चमचा, चमचा के बाद में कौन सा शब्द है आपका? छतरी, छतरी। ये सभी शब्द कैसे हैं? आपके तुर्की भाषा के शब्द। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ? ऑप्शन ए है आपका आधी आधी चीजों को साथ रखना, ऑप्शन बी है बेमेल चीजों का मिश्रण, ऑप्शन सी क्या है आपका? सुमेल चीजों को बटोरना, और ऑप्शन डी है आपका आधी आधी चीजों को मिलाकर एक करना। क्वेश्चन नंबर 8, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही आंसर रहेगा बेमेल चीजों का मिश्रण। बेमेल चीजों का मिश्रण, आधा तीतर आधा बटेर। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। मान के चलो कोई आदमी है जिसने कुर्ता धोती पहने हैं, और वो कुर्ता धोती के ऊपर टाई लगा लेता है, तो आप क्या कहेंगे कि बेमेल चीजों का मिश्रण? कुर्ता धोती के ऊपर टाई नहीं लगाना चाहिए था। इसी को बोलते हैं आधा तीतर आधा बटेर। इस टाइप का जितना भी एग्जाम्पल है वो सभी इसके अंदर में आ जाएगा, आधा तीतर आधा बटेर। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी है आपका आ, ऑप्शन सी है आपका बड़ी ई, और ऑप्शन डी क्या है आपका ई है। कौन से ऑप्शन का प्रयोग करें जो अनुज शब्द में लगाने पर स्त्रीवाचक हो जाए? कैसा हो जाए? स्त्रीवाचक हो जाए। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। अगर आप अनुज में आ प्रत्यय जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? अनुजा।
अनुजा हो जाएगा, और अनुजा क्या है? स्त्रीवाचक है। प्रत्यय किन्हें कहते हैं? जो किसी भी शब्द के बाद में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इंद्रियों को वश में करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, आपको बताना है। इंद्रियों को जो वश में कर ले उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका इंद्रजीत, ऑप्शन बी है आपका इंद्रियजीत, ऑप्शन सी है आपका इंद्रियतीत, और ऑप्शन डी क्या है आपका इंद्रदेव। शब्दों को बहुत ही सावधानी से पढ़ना है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इंद्रियों को वश में करने के लिए? ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, इंद्रिय जीत। जो इंद्रियों को जीत ले उसको क्या कहते हैं? इंद्रिय जीत। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, इंद्रियों को जीत लिया हो, इस टाइप के जितने भी वर्ड हैं वो किसके अंदर में आ जाएंगे? इंद्रिय जीत के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। इंद्रजीत किसके लिए प्रयोग में आएगा? जिसने इंद्र को जीता हो, इंद्र को जीतने वाला के लिए इंद्रजीत कहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। गायक शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाइए। गायक शब्द है, उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका गैधन आयत, ऑप्शन बी क्या है आपका गैधन यक, ऑप्शन सी है आपका गैधन यक, और ऑप्शन डी क्या है आपका गैधन अक। ठीक है, सही क्या रहेगा? गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गैधन अक। गायक का सही विच्छेद होगा गैधनक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। पाठशाला शब्द है, ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योगरूढ़, ऑप्शन डी है आपका विदेशी। पाठशाला कैसा शब्द है, आपको बताना है। ये रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योगरूढ़ है, या विदेशी शब्द है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पाठशाला एक यौगिक शब्द है। पाठशाला क्या है? एक यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द होते क्या है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। यौगिक शब्द क्या होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? हम यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें पाठ और शाला को मिलाकर पाठशाला बनाया गया है, इसीलिए कौन सा शब्द है? ये यौगिक शब्द है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। निम्नलिखित में से किसमें निश्चयवाचक सर्वनाम बात की जा रही है? निश्चयवाचक सर्वनाम की ऑप्शन ए है आपका कहां, ऑप्शन बी है आपका कोई, ऑप्शन सी है आपका यह है, और ऑप्शन डी क्या है आपका आप। किसमें है निश्चयवाचक सर्वनाम? ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, यह है में। ऐसे शब्द जिनसे ये प्रतीत होता हो कि ये एकदम निश्चय, किस टाइप के होते हैं? वो निश्चय बात कर रहे हैं, एकदम सटीक बात कर रहे हैं। जैसे यह है, वह, ये, वे। ठीक है, आप में कौन सा सर्वनाम है? अगर की जाए बात आपकी तो इसमें कौन सा है? आप में कौन सा सर्वनाम जुड़ा हुआ है? आप सभी बताएंगे आप में कौन सा सर्वनाम है। आप में है निजवाचक सर्व, निजवाचक, निजवाचक सर्व, निजवाचक। अगर बात की जाए कोई में कौन सा सर्वनाम है? कोई, कोई में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चित वाचक, अनिश्चित। अगर बात की जाए कि कहाँ में कौन सा सर्वनाम है, इसमें है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार निम्नलिखित में से कौन है? बात की जा रही है ललित निबंधकार की। ऑप्शन ए है आपका रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है आपका हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी है आपका रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन डी क्या है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी को प्रमुख ललित निबंधकार माना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर,
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनकी कुछ क्या है, इनकी जो निबंध है कुछ उनके नाम मैं आपको लिखवा देता हूं जो आपको एकदम से याद रखने हैं। कुटज, देवदारू, कौन कौन से हैं? कुटज, देवदारू, देवदारू, कुटज, देवदारू, अशोक के फूल, अशोक के फूल, अशोक के फूल, ये इनके कुछ प्रमुख निबंध हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, इनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको एकदम याद रखने हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संचारी भाव, ऑप्शन बी है आपका विभाव, ऑप्शन सी है आलंबन और ऑप्शन डी क्या है आपका अनुभाव। सही आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए? ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। मन में उत्पन्न होने वाले मनोविकार के लिए क्या कहा जाता है? संचारी भाव कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संचारी भाव कहते हैं मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार, ठीक है, संचारी भाव कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? बात की जा रही है आपसे कि वाक्यांशों और वाक्यों को जो जोड़ने का कार्य करता है वो कौन होता है? ऑप्शन ए है आपका संबोधन, संबोधन अव्यय, ऑप्शन बी है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय और ऑप्शन सी है आपका समुच्चय बोधक अव्यय और ऑप्शन डी क्या है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन सी समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उससे एकदम समझ जाएंगे। जैसे राम और श्याम स्कूल जाते हैं, राम और श्याम को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? और क्या है आपका यहाँ पे? और क्या है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। जिस तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं, सुमन और रेखा गाना गा रहे हैं, तो सुमन और रेखा के लिए कौन सा शब्द जोड़ रहा है? और क्या है यहाँ पे? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है आपका रूपक अलंकार, ऑप्शन बी है आपका सलेश अलंकार और ऑप्शन सी क्या है आपका अन्योक्ति अलंकार और ऑप्शन डी है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन डी क्या है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, अन्योक्ति अलंकार है। इस पूरी पंक्ति के अंदर कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार। अगर आपने अलंकार की क्लास को नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश है कि अलंकार की क्लास को आप अवश्य देख लें। उसमें आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि रूपक अलंकार क्या होता है, सलेश अलंकार क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। उसमें सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको बताना है कि इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है। बाकी के सभी क्या है? अशुद्ध। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है, लेकिन आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए पे आपको अभिव्यक्ति लिखा हुआ है, क्या अभिव्यक्ति ऐसे ही लिखा जाता है? आपको चेक करना है, ये गलत लिखा। उपयुक्त, ऑप्शन बी आपका एकदम सही रहेगा, उपयुक्त एकदम सही जवाब है। ऐतिहासिक, ये भी ऐसे नहीं लिखा जाता और कवियत्री, ये भी ऐसे नहीं लिखा जाता। ये तीनों के तीनों गलत हैं। उपयुक्त क्या है आपका एकदम सही जवाब है। उपयुक्त क्या है आपका एकदम सही जवाब है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से किसका, ये चिन्ह दे रखा है आपको कि ये कौन सा चिन्ह है, आपको बताना है कि ये निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह, किसका चिन्ह है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन बी है आपका लाघव चिन्ह, ऑप्शन सी है आपका विवरण चिन्ह और ऑप्शन डी क्या है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये जो चिन्ह का निशान है जिसमें ये आपको दे रखा है, ये किसका है? विस्मयादि बोधक का। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। इस टाइप के जो चिन्ह आते हैं उनको हम कौन से चिन्ह बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह इनको कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20। लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ हैं, वो कौन कौन से हैं?
आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें सही जवाब कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपको गति और चाल, ऑप्शन बी है आपका बल और नाम, ऑप्शन सी है आपका उद्देश्य निशाना और ऑप्शन डी क्या है आपका सही उद्देश्य। लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ क्या होंगे? ऑप्शन सी उद्देश्य और निशाना, ये आपका एकदम सही जवाब रहेगा। लक्ष्य शब्द के उद्देश्य उसने अर्थ पूछे थे, 2 अर्थ बताने थे आपको, उसमें ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, उद्देश्य और निशाना लक्ष्य के एकदम सही जवाब रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं सौंदर्य और प्रेम के कवि? ऑप्शन ए है आपका रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है आपका मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी क्या है आपका जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी क्या है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जी को सौंदर्य और प्रेम के कवि कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। सौंदर्य और प्रेम के कवि किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। इनकी इनके द्वारा रचित जो इनकी कविताएं हैं, इनके जो काव्य हैं, वो कौन कौन से हैं आपको बताना है। एक तो है कामायनी, कामायनी इन्हीं ने रचित किया है, कामायनी, कामायनी है, महाकाव्य है, महाकाव्य और भी हैं बहुत सारे, लेकिन इनको एक विशेष भूमिका में रखा गया है। जयशंकर प्रसाद जी को सौंदर्य और प्रेम के कवि कहा जाता है। कामायनी, महाकाव्य और भी इनके कई सारे इन्हीं के द्वारा रचित इनके ग्रंथ हैं, जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से एक विशेष पायदान पे रखा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन। अशुद्ध वाक्य, पेड़ पर मैना बैठी है। आपको शब्दों को पकड़ना है कि इसमें कौन सा शब्द है जो गलत लिखा हुआ है। पेड़ पर मैना बैठी है एकदम सही है, आपको बताना है अशुद्ध कौन सा है। मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है एकदम सही है। इसमें लिखा हुआ है निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है? निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी एकदम सही लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में क्या दे रखा है? उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये गलत है। घर के पास एक एक, ये अगर एक नहीं लगाया होता तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाता, लेकिन उसने एक लगा के पूरे का पूरा वाक्य बिगाड़ दिया है। उसके घर के पास मिठाई की दुकान है, ये सही होता, लेकिन ऑप्शन डी क्या है आपका एकदम गलत। उसने पूछा था अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि और ऑप्शन डी है आपका गुण संधि। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी द राइट आंसर विसर्ग संधि है। आपने अगर संधि की क्लास को अच्छे से अटेंड नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है एक बार संधि की क्लास को देख लो, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है, गुण संधि क्या होता है और विसर्ग संधि क्या होता है। अगर बात की जाए कि मनोहर में कौन सी संधि है, मनोहर में, मनोहर, मनोहर में भी आपकी विसर्ग संधि है। मनोहर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। मनोरंजन में कौन सी संधि है? कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखनी है। मनोरंजन, मनोरंजन में भी आपकी विसर्ग संधि है। अगर बात की जाए शिरोमणि, ये शब्द रिपीटेड है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिरोमणि में कौन सी संधि है? शिरोमणि, ठीक है, शिरोमणि में भी आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द, ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी है आपका राजपुत्र, ऑप्शन बी है आपका विज्ञान, ऑप्शन डी है आपका चौपाई। रूट शब्द कौन सा है? 24 के लिए एकदम सही जवाब रहेगा सरल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सरल शब्द क्या है आपका? रूट शब्द है, बाकी के बाकी इनमें और कोई रूट शब्द नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, श्रव्य काव्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपको दे रखा है नाटक और प्रश्न,
ऑप्शन बी में आपको क्या दे रखा है, कहानी और कविता। ऑप्शन सी में आपको दे रखा है नाटक और व्यंग। और ऑप्शन डी में आपको क्या दे रखा है, प्रश्न और कहानी। प्रश्न और कहानियां। श्रव्य काव्य के अंतर्गत कौन आते हैं, ऑप्शन बी कविता और कहानियां श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। श्रव्य काव्य कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जिन काव्य का रसवादन दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर, ऐसे काव्य जिनको दूसरों से सुनकर या स्वयं पढ़कर किया जाता है, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। कविता और कहानियां श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। कविता और कहानियां क्या है, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। दोस्तों इस क्लास के अंदर इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर ये सारी के सारी क्वेश्चंस और ये पूरी की पूरी क्लास आपको अच्छी लगी है, आपको समझ आई है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में अवश्य शेयर करें। अगर आपने अभी तक एएस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।